Hello friends, welcome to Abhyas Coaching Center. So friends, today we are going to learn about the learner with the learning difficulties. जो भी लर्नर्स होते हैं उनमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को पढ़ने में, कुछ बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट फॉर्म करने में बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये डिफ़िकल्टी भी ऐसा सीरियस डिफ़िकल्टी ही ले, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को नहीं डायग्नोस कर पाते हैं एंड हम लोग बहुत स्ट्रिक हो जाते हैं। सो चिल्ड्रंस में जो है सफरिंग फ्रॉम द सीरियस लर्निंग डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी आर लेबल्ड एज लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जिन बच्चों में ये दिक्कत होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है या लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं ऐसे बच्चे, वो कैसे हमें डायग्नोस करना चाहिए कि वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होगा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस ऑफ द क्लास। वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाता और बच्चों की तरह, और उस चीज़ को उस स्पीड से नहीं पकड़ सकता जैसे और बच्चे उस स्पीड से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो कहीं ना ये उसके अंदर डिसेबिलिटी होती है, जो कि वो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और वो सफ़र करता है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो कुछ जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उसमें एक होता है स्लो लर्नर। व्हाट इज स्लो लर्नर? सो द स्लो लर्नर इज मीनिंग स्टैंड फॉर द टाइप ऑफ लर्नर आर स्लो। मतलब वो और बच्चों के कंपैरिजन अगर उसको देखा जाए तो थोड़ा स्पीड उसकी कम होती है समझने की, लेकिन वो चीज़ों को समझ रहा है बट उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस ऑफ द क्लास ऑफ देयर एज एंड देयर ग्रेड। जो उनके साथ के बच्चे होंगे, उनके एज के बच्चे होंगे, उनके क्लास के बच्चे होंगे, उनको अगर कंपेयर करें स्लो लर्नर से, तो उनकी थोड़ी सी स्पीड में थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो बहुत चीज़ों को बहुत स्लोली स्लोली ग्रास्प कर पाएंगे, मतलब इतने अच्छे से अंडरस्टैंड उनको करने में दिक्कत होगी, तो वो बहुत स्लो लर्नर्स में आते हैं। एज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने बोला, फॉर बीइंग यूज्ड अ ग्रुप ऑफ लेस एबल्ड स्टूडेंट विद IQ बिटवीन 70 एंड 85। जो लेस एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका अगर हम IQ टेस्ट करें तो IQ लेवल हमारा आता है 70 to 85 के बीच में। तो ऐसे लर्नर्स जिनका IQ लेवल 70 to 85 के बीच में होता है, उनको हम डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं दे आर स्लो लर्नर एंड देयर रेट ऑफ लर्निंग इज स्लो, राइट। तो स्लो लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो उनका जो IQ लेवल होता है दैट इज़ बिटवीन इन द 70 to 85। उनके कुछ और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल एंड फंक्शनिंग फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ एवरेज और नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, सोचने की क्षमता होती है या कोग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करें, तो जो कोग्निशन होता है उनका वो थोड़ा और बच्चों के कंपेरिजन थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज, राइट। सो एवरेज IQ क्या होता है? मोस्टली एवरेज IQ हमारा 100 होता है, बट जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनका स्कोर किया गया है, बहुत से टेस्ट में इसको रिकॉर्ड किया गया है, जो ऐसे स्लो लर्नर्स होते हैं उनका IQ बिटवीन 70 to 90 होता है। चिल्ड्रन स्कोरिंग लेस देन 70 आर डिसिग्नेटेड एज अ मेंटल रिटार्डेड। जो बच्चे जिनका लेवल ऑफ IQ इज़ टू लो एंड बिलो द 70 आर रिफर्ड एज अ मेंटली रिटार्डेड। हम उनको मेंटली रिटार्डेड में ले सकते हैं। उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में चीज़ों को, तो वो जो लर्नर्स होते हैं वो मतलब स्लो लर्नर से भी ज़्यादा बिलो कैटेगरी में आते हैं, उनको हम बोल सकते हैं दे आर मेंटली रिटार्डेड, राइट। द फिजिकल अपीयरेंस दे आर नो डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस उनको डायग्नोस करने की कोशिश करें तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ द हायर IQ लेवल एंड द लोअर IQ लेवल। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर सेम एज द नॉर्मल चिल्ड्रन, राइट। द रेट ऑफ लर्निंग इज़ क्वाइट स्लो, लेकिन उनका जो रेट ऑफ लर्निंग है थोड़ा सा स्लो होता है अदर चिल्ड्रंस के कंपेरिजन, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर रीजनिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे बच्चों में जो रीजनिंग एबिलिटी होती है या समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की, कोई कॉन्सेप्ट को जो अंडरस्टैंड कर सके, वो एबिलिटी थोड़ी सी वीक होती है, कम होती है, और वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन में बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेथड है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, इनकी रीजनिंग एबिलिटी से या अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटी थोड़ी कम होती है और कंपेयर टू अदर चिल्ड्रंस।
पुअर रिटेंशन एंड मेमोरी, उनकी मतलब कोई चीज़ अगर उनको समझ में नहीं, मतलब इतनी जल्दी रिटेन नहीं कर पाते। अगर क्लास में कोई चीज़ समझाई जा रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी स्पीड से वो भी बच्चा समझेगा जिस स्पीड से एक स्लो लर्नर मतलब और बच्चे समझ रहे वैसे स्लो लर्नर नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी रिटेंशन कैपेसिटी इज़ टू लो, वो मेमोराइज नहीं कर सकता उस चीज़ों को। तो ऐसे बच्चों को रिटेंशन में बहुत दिक्कत आती है, राइट। देन शॉर्ट अटेंशन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नॉर्मल सी बात है, जो बच्चों को चीज़ें नहीं अच्छे से समझ में आएगी तो उनका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा लो होता है, उनको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, वो अटेंशन भी कम रखते हैं क्लास में। वो कोशिश यही करेंगे क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, या वो अपने कॉन्सेप्ट को उनको क्लियर नहीं कर पा रहे तो वो बच्चों को भी मतलब कोशिश यही करेंगे परेशान करेंगे, या उनका इंटरेस्ट बिल्कुल लो होता है, मतलब उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, वो चीज़ें नहीं समझते तो उनको अच्छा भी नहीं लगता कि वो और कोशिश दिमाग पे जोर दे, ठीक है। तो उनका अटेंशन थोड़ा सा वीक होता है। दैन लैक ऑफ क्रियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, और बच्चों के कंपेरिजन उनको इतनी क्रियोसिटी नहीं होगी समझने में चीज़ों को जितनी और बच्चों को होती है। उनकी क्रिएटिविटी इतना ज़्यादा, वो क्रिएटिवली सोचेंगे नहीं चीज़ों को कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है, वो इतना रीजनिंग असर्शन नहीं करते, मतलब इतना दिमाग पे जोर डालने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं कि वो चीज़ों को इतने ईजिली नहीं समझ सकते, नहीं रिटेन कर पाते लॉन्ग टाइम तक। डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे बच्चे जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इस वजह से वो बच्चे ढंग से चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते, या ये कह लो कि वो सॉल्व करने में उनको दिक्कत होती है कि कोई भी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना, मैंने आपको बोला ना कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आएगी, उस चीज़ को कॉन्सेप्टली मतलब क्लियर नहीं कर पाएगा कि ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको वर्ड प्रॉब्लम करने सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है। आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, हम ऐसे बच्चे का फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, कोई भी डॉक्टर से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलके हम उससे बात कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं उसका, एंड अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं बच्चों के, वो हम कर सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट में बच्चे ने कितना अचीवमेंट टेस्ट में कितना स्कोर किया है उसके बेसिस में हम समझ सकते हैं। डेली असेसमेंट कर सकते हैं ऐसे बच्चों को कि मतलब क्या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट में बच्चे ने कितना ग्रास्प किया है, उससे डेली असेस कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड, क्या कोई प्रीवियस में उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, उसकी फैमिली इशू तो नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन की कोई इशू तो नहीं रहा है फैमिली में, तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चा सफ़र करता है। तो ये मेथड्स हैं आइडेंटिफाई करने के स्लो लर्नर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब ऐसे बच्चों के साथ तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमें पूरी तरह से सपोर्टिव होना चाहिए, और हमें ये सब टेस्ट करने के बाद उनको डायग्नोस करके उन्हीं के वे में अपने टीचिंग मेथड को चेंज करके हमें उनको पढ़ाना चाहिए, राइट। प्रिवेंटिव मेजर, हम क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं ऐसे में? प्रॉपर केयर ऑफ द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सबसे ज़्यादा जब बच्चा वोम में होता है मदर के, उस टाइम में बहुत क्रूशियल टाइम होता है जहाँ पे बच्चे पे कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो पाए, ताकि बच्चा कहीं आगे मेंटली रिटार्ड होने से बच पाए। तो इसलिए बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो मदर को पूरी तरह से अपने को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि वो बच्चे में कहीं ना कहीं डिफेक्ट ना आ सके कोई इस तरीके का, जो कि आगे सफ़र करना पड़ सकता है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। क्यूरेटिव मेजर्स कर सकते हैं, हम उसको देखें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उसकी, हम कहाँ से उसको क्योर करने की कोशिश करना चाहिए, समझने की। मेडिकली मेजर करो उसको, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से बात करो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ उसकी अर्ली स्टेज में कोई टेस्ट होना हो, नहीं हो पाया हो, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो पाया प्रॉपर, तो इन सब चीज़ों का भी मेडिकली हमें टर्म्स में मेजर करना चाहिए। बिहेवियर मेजर करना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चे का बिहेवियर हमें मेजर करना चाहिए, हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है तो हमें एक लीनियंट होकर अवॉइड नहीं करना है, हमें उसका इंटरेस्ट ऑफ लेवल जानना है कि वो इस चीज़ को नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, उसका इंटरेस्ट इसमें है तो क्यों है। तो इस चीज़ को बिहेवियर मेजर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू को जानना। एजुकेशनल मेजर में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के अंदर अगर कोई इस टाइप का स्लो लर्नर है तो हमें उसको उसी हिसाब से उसकी ही वे में या उसके ही अकॉर्डिंग हमें अपनी टीचिंग स्टाइल को
प्रिफर करना चाहिए कि बच्चा सुटेबल होके आराम से चीज़ों को ग्रैस्प कर सके। हमें भी अपने रेट ऑफ मतलब टीचिंग भी जो हमें है वो करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द स्लो लर्नर। हमें अगर बच्चा स्लो चीज़ों को समझ पा रहा है तो हमको भी उसको स्लो ही पढ़ाना है, एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, प्रॉपर उसको पीपीटी फॉर्म में पढ़ाना है, विजुअली पढ़ाना है, ऑडियो विजुअली जो भी हमें सपोर्ट लेना हो वो हमें उसको पढ़ाने के लिए करना चाहिए। सो दीज आर ऑल अबाउट द लर्निंग डिसेबिलिटी। सो थैंक you for watching. Hope you all understand this topic. Thank you.